नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिष्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया था। राधाकृष्णन को कुल 452 मत प्राप्त हुए, जबकि रेड्डी को 300 मत ही मिले। राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। राधाकृष्णन आरएसएस के साथ ही भारतीय जनसंघ के भी सदस्य रहे हैं। वो 2004 से 2007 तक भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति से आते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव के एक दिन बाद, जिसमें विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को लगभग 1 दर्जन वोट कम मिले, वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को दावा किया कि चुनाव जीतने वाली भाजपा ने प्रत्येक सांसद को 14 से 15 करोड़ रुपए देकर वोट खरीदे। टीएमसी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले अभिषेक ने कोलकाता में कहा, कल मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चला कि उन्होंने प्रत्येक सांसद के वोट खरीदने के लिए उन पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। चुने हुए प्रतिनिधि जनता का विश्वास और भावनाएं बेच रहे हैं। प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है, लेकिन जनता को नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली और झारखंड से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर आतंकवादी मॉड्यूल के कथित संबंध और भारत विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने में संलिप्तता का आरोप लगाया है। अब पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने गुरुवार को 3 और गिरफ्तारियां की हैं। एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन तीनों को दिल्ली, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीमें अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है और कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग के अगले 2 वर्षों में दिल्ली में लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। ये निर्णय बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मिश्रा की अध्यक्षता में हुई दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बैठक का उद्देश्य पशु कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस से पहले रेबीज के खिलाफ एक ठोस कार्य योजना तैयार करना था, जिसमें कुत्तों के काटने की घटनाओं की रोकथाम और टीकाकरण की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण शामिल है। इस बीच विकास मंत्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि सटीक आंकड़े और बेहतर योजना के लिए कुत्तों की गिनती और निगरानी प्रणाली जल्द से जल्द लागू की जाए। वहीं नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़की आग के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित उनके मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सेना ने कमान संभाल ली है। काठमांडू सहित कई शहरों में सेना के जवान तैनात हैं। इस बीच काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 24 घंटे से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद बुधवार को व्यावसायिक परिचालन के लिए फिर से खुल गया है। इसके बाद एयर इंडिया और इंडिगो फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर रही है। वहीं फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि भारत में आज भी ऐसी आदतें बनी हुई हैं जो गुलामी के दौर की याद दिलाती हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी सभ्यता से जुड़े सिद्धांतों पर चलना चाहिए था, लेकिन आज भी हम गलत परंपराओं को ढो रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक अग्निहोत्री अपनी नई फिल्म द बंगाल फाइल को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने आजादी के बाद भारत की दिशा और नेताओं के फैसलों पर सवाल उठाए। अग्निहोत्री ने कहा कि आजादी के बाद भारत एक आदर्श राष्ट्र बन सकता था, लेकिन उस समय के नेताओं और आम जनता ने भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाया। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को एक बड़े अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी की। ये कार्रवाई 650 करोड़ रुपए के कथित फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों और उससे जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये ऑपरेशन कई दिनों से तैयार किया जा रहा था और गुरुवार सुबह से ही एक साथ कई टीमों ने अलग अलग राज्यों में दबिश दी। सूत्रों ने बताया कि ईडी का ये अभियान गुवाहाटी कार्यालय की अगुवाई में चलाया जा रहा है। वहीं
अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और तेलंगाना में कई संवेदनशील स्थानों पर तलाशी ली गई। अधिकारियों का कहना है कि इन राज्यों में अलग अलग फर्मों और कारोबारियों पर शक था कि वो फर्जी दस्तावेज के सहारे टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे और फिर इसी पैसे को विभिन्न चैनलों में घुमा फिरा कर काले धन को सफेद करने का काम कर रहे थे। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।